नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत रही है जहां पर ईश्वर की कृपा से बेहद खूबसूरती प्राकृतिक रूप से बनी रही। उसी के साथ डोगरा कल्चर, डोगरा इतिहास एक ऐसा गौरवशाली इतिहास रहा जिसने पूरी देश में डोगरों का लोहा मनवाया। वहीं जब हम डोगरों की बात करते हैं तो डोगरा कल्चर के अंदर सबसे बड़ी प्रमुख बात जो रहती है वो डोगरा खान पीन और पहनावा और डोगरा ज्वेलरी। डोगरा ज्वेलरी को हम नहीं भूल सकते क्योंकि एक ऐसी मात्र ज्वेलरी है, एक ऐसा औरतों के पहनने का श्रृंगार है, या उस समय में राजा महाराजा भी जिस तरह से सोना चांदी पहनते थे उस तरह की बनावट, उस तरह का डिजाइन पूरे देश में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इस समय हम एक ऐसी शॉप पर मौजूद हैं जिनका जो पीछे घराना है, जो दादा परदादा जो कुछ करते आए वो राज घराने से जुड़े हुए लोग थे। और राज घराने में जो कुछ भी जेवर राजा महाराजा या रानियां पहना करती थी वो जो है यही परिवार उनको देता था, उस तरह से तैयार करता था। इस समय हमारे साथ डॉक्टर सुरेश अब्रॉल जी मौजूद हैं जिनके दादा राज सुनार थे। क्या कुछ पूरी कहानी है और आज भी किस तरह से ये राजघराने की उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और डोगरी जो ज्वेलरी है उसे कैसे प्रमोट कर रहे हैं और उसकी खासियत के बारे में इनसे जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। धन्यवाद जी। अब्रोल जी, क्या कहेंगे? आपने हमें समय दिया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन क्या आप कहेंगे कि डोगरा कल्चर विरासत और डोगरी ज्वेलरी को आप आज भी संजोए हुए हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप ज्वेलरी का यहाँ पे जितने भी कोई डिज़ाइन वगैरह देख रहे हैं, ट्रेडिशनल डिज़ाइन हमारे जो डोगरा ज्वेलरी के देख रहे हैं, ये हमारी तीसरी जनरेशन जो है वो इसके ऊपर अभी आज काम कर रही है। पहली जनरेशन में हमारे स्वर्गीय दादाजी, स्वर्गीय लाला रेखी राम जी, जो कि महाराजा हरि सिंह जी का ज्वेलरी विंग देखते थे, तो वहाँ से ये दौर शुरू हुआ। उसके बाद फिर पिताजी ने उनके साथ, क्योंकि पिताजी सबसे बड़े बेटे थे, तो वो भी इनके साथ इसी प्रोफेशन में आ गए, तो फिर वो राज परिवार में पिताजी भी उनके साथ जाते आते रहे हैं। तो उनके बाद आज हम तीन भाई जो है वो इस प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ हमने एक छोटा सा संग्रहालय जो है वो इसी बिल्डिंग में ऊपर बनाया हुआ है। उस संग्रहालय में हमारे पास डोगरा, कश्मीरी, गद्दी, गोजर जो पहाड़ी ज्वेलरी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उस ज्वेलरी के साथ साथ हमारे पास कई सारे आर्ट ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स जो हमारे डोगरा कश्मीरी कल्चर को प्रमोट करते हैं या दिखाते हैं, दर्शाते हैं, वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स का कलेक्शन है। 5,000 के आसपास हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो कि अलग अलग लिपियों में लिखे गए हैं, जैसे शारदा में, गुरमुखी में, संस्कृत में और टाकरी में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। उनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की तरफ से हमारे पास पांडुलिपि संरक्षण केंद्र का यहाँ पे दायित्व भी दिया गया है। तो रही ज्वेलरी की बात, आपने बोला, तो यहाँ पे कई सारे जो थे कारीगर, वो पाकिस्तान के लालपुर से कारीगर वो काम सीख के आते थे। तो जैसे हम अपने दादाजी से सुनते थे कि यहाँ पे मतलब ट्रेडिशनल जो डोगरा नथ है उसमें एक दो स्टाइल थे। मोर वाली नथ बनाई जाती थी, श्री कृष्ण जी का सांचा होता था, उस सांचे की नथ बनाई जाती थी। डोगरा झुमके, जिसको कि हम चित्रामी झुमकी भी बोलते हैं, उस तरीके की डोगरा झुमकियाँ बनाई जाती थी, जिसका कम से कम जिसका वेट 3 ग्राम से लेके तो मैक्सिमम वो 10 ग्राम तक या 15 ग्राम तक वो जोड़ी बनाई जाती थी। अब जैसे 3 से 5 ग्राम या 8 ग्राम की ज्वेलरी डोगरा झुमकी अगर बनानी है तो उसके नीचे जो है वो मतलब कि चौपाटी लगाई जाती थी, मतलब कांच के बने हुए मोती लगाए जाते थे। तो अगर कांच के बने हुए मोती चौपाटी नहीं लगानी है तो फिर उसकी जगह सोने के उसके बॉल लगाए जाते थे, तो उसी से उसका फिर वजन जो है वो हैवी हो जाता था। तो उसके साथ साथ डोगरा अंगूठियाँ सिंगल स्टोन लगा के, मतलब कि उसको बोला जाता था कि वो
दस्ती अंगूठी, ऐसी अंगूठी बनाई जाती थी। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि सोने की ज्वेलरी के साथ साथ, क्योंकि हमारी रियासत में उस टाइम काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था। मैक्सिमम आम लोग जो थे वो चांदी की ज्वेलरी ही वेयर करते थे, जैसे गुर्जर हो गए, गद्दी हो गए, जहाँ पहाड़ी लोग हो गए हमारे, तो इन लोगों के पास चांदी का काफ़ी ज़्यादा ज़ख़ीरा होता था, चांदी की ज्वेलरी ज़्यादा पहनते थे। ज़्यादा से ज़्यादा बुगदी हार डाला जाता था, तो किसी एक फैमिली में एक सोने का बुगदी हार, तो बिल्कुल बुगदी हार के जो बिल्कुल आप अलग थोड़ा सा दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर है, हम दर्शकों को चाहते हैं कि आप दिखाएं, इसके बारे में बताएं क्या इसका डिजाइन रहता है। तो ये बुगदी हार हुआ करता था। ये जो आप देख रहे हैं, ये साइड में सेंटर में सोने का इसमें सांचा है, पत्ता लगाया गया है और पीछे से इसको चांदी के साथ कवर किया गया है। एक इस टाइप में ज्वेलरी हार हुआ करता था। फिर इसके साथ साथ ये इसका आ गया, इसमें जैसे मतलब कि जन्माष्टमी के पर्व को बीच में देखते हुए, महाशिवरात्रि के पर्व को देखते हुए, हमारे नवरात्रों के फेस्टिवल को देखते हुए, दीपावली के फेस्टिवल को देखते हुए, तो दीपावली का फेस्टिवल है तो इसमें अब जैसे ये देख रहे हैं सांचे लगे हुए हैं, इसमें इसमें देवी देवताओं की देवी आकृति भी देवताओं है। के चित्र लगाए जाते थे। अगर महाशिवरात्रि का उपलक्ष्य देखा गया है तो भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी का, बलभद्र जी, श्री कृष्ण जी का वर्जन बीच में दिखाया जाता है। जैसे इसमें आप देखेंगे सेंटर में ऊपर ये सोने का और नीचे चांदी का बेस है, और अलग बेस, अलग देवी देवता हैं जी इसमें। जी, ऊपर सोने का इसका बेस होता था और नीचे इसका बेस जो है वो चांदी का हुआ करता था। एक इस तरीके का स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। फिर कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें माँ दुर्गा का रूप दिखाया गया है और शेषनाग जी भी दिखाए गए हैं। तो ये अलग अलग इसमें ट्रेडिशन दिखाए जाते थे। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक मांग टीका है। ये मेरे दादाजी कहते हैं कि जब महाराजा जहाँ से स्टेट को छोड़ के जाने वाले थे, तो उस टाइम 500 रेफ्यूजी लड़कियां आई, तो उन्होंने बोला कि इनकी हम शादी करना चाहते हैं, तो उन्होंने हर लड़की के लिए 3-3 तोला सोना जो था वो मुकर्रर किया, जिसमें इस तरीके का एक मांग टीका, इस तरीके का मांग टीका और इस तरीके की एक डोगरा नथ जो है वो उनके लिए बनानी है। और कानों के लिए लड़की के लिए झुमकी और लड़के को एक अंगूठी डाली जाती थी। उसके लिए 3 तोले का बजट उन्होंने रखा था। तो फिर दादाजी ने उनको बोला कि मैं ऐसे नहीं महाराज साहब ये ऑर्डर तैयार करूँ, मैं छोटा इंसान हूँ, तो ये तो किलो बंदी में सोने का था। तो ये वाला डिजाइन उन्होंने मांग टीके का उनसे फाइनल करवाया था और ये वाला उन्होंने जो नथ का डिजाइन था, इस स्टाइल में नथ का डिजाइन उन्होंने पास करवाया। तो डोगरा झुमकी तो आम कॉमन मैं थी। भी चाहूंगा एक बार आप दिखाएं, थोड़ा कैमरा के पास लेके हम जाएं इसको। जो दर्शक दूर से नहीं देख जो दर्शक दूर से नहीं देख पा रहे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी सुंदर ये डिजाइन है नथ की, और ट्रेडिशनल डोगरा डिजाइन है। और महाराजा ने किस तरह से खुद इस तरह के डिजाइन को कंफर्म किया, और बहुत कम आपको देखने को मिलेगी इस तरह की डिजाइन की नथ। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें, ये मांग टीका, ये भी बहुत यूनिक स्टाइल में है, इसको काफी उभरा हुआ है आगे की तरफ से अगर आप देखें तो। अपने आप में डोगरा आन बान शान की एक झलक है, ये बहुत खूबसूरत है। और इसके अलावा आप क्या समझते हैं? और लकड़ी की भी हम यहाँ अंगूठियां देख रहे हैं, बहुत यूनिक है, पहले कभी नहीं ऐसी देखी। अब जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता था, तो घरों में पूजा पाठ का अनुष्ठान किया जाता था। ऐसे ही महाराजा की फैमिली के वहाँ पे भी अनुष्ठान किया जाता था। और ये आप देख रहे हैं एक लकड़ी है, इसको आबनूस की लकड़ बोला जाता है। ये बड़ी पवित्र लकड़ी मानी जाती है और हमारे हवन यज्ञ में ये वाली लकड़ी लगाई जाती है। तो इस लकड़ी को उन्होंने अंगूठी की शेप देके और इसके ऊपर सोने का कवर लगाया हुआ है। और उस टाइम पैंतरा जो था वो लगाया जाता था कि हाथ में कोई होना चाहिए, सोने का, चांदी का, तांबे का कुछ होना, तो इसको उस तरीके से ये अंगूठी डाल के तो वो अनुष्ठान किया जाता था। ऐसे अगर आप देखेंगे कि ये
अ, जैसे काल भैरव की पूजा करनी है तो काल भैरव जी का ये अंगूठी बनाई हुई है। ऐसे ही माँ दुर्गा का है तो उस तरीके से उन्होंने वो बना के तो उस टाइम अनुष्ठान के टाइम में डाली जाती थी, तो बाद में उसको दोबारा से संजो के रखा जाता था। ठीक है। अब्रोल जी, आज के समय में आप कैसे देखते हैं? हालांकि ज्वेलरी बहुत तरह के डिजाइन्स में आ गई है, कई सारे नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स मार्केट में उतर आए हैं। जम्मू के अंदर क्या लोकप्रिय है? क्या लोग आज भी ये पुरानी चीजें खरीद रहे हैं पुराने डिजाइन में? हाँ, आपका कहना सही है। आज कंप्यूटर युग है, तो आज इंटरनेट का ज़माना है, तो लोग हमारे पास आते हैं कि हमें ये डिज़ाइन नेट का चाहिए, तो फिर उसका भी डिज़ाइन हम लोग क्रिएट करके दे देते हैं। मोस्टली जो हमारे लोग जम्मू से बाहर जाके बसे हुए हैं, तो जब वो यहाँ पे वापस आते हैं तो वो चाहते हैं कि हम अपने कल्चर से जुड़े, तो वो फिर जैसे नाम सेट हो गया, झुमकी हो गई, ट्रेडिशनल अंगूठी हो गई, यहाँ हमारा डोगरा स्टाइल की नथ हो गई, तो इस तरीके की ज्वेलरी वो आज भी चाहते हैं कि हम लोग बनाएं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब जैसे चांदी की जहाँ पे ज़्यादा चलन था, ये तो सोने की ज्वेलरी हो गई, तो इस तरीके का जो नेकलेस है ये यहाँ पे लोग बियर करते थे। कोई इसको मतलब 7 लाइनों वाला अगर नेकलेस है तो सतलड़ा भी बोला जाता था इसको। किसी में 9 लाइनें हैं, किसी में 3 लाइनें हैं। और ऐसा ही सेम चीज़ जो है, जो गुज्जर लोग हैं, वो इसको बोलते थे चमकली। हम बोलते थे 2 लड़ा, 3 लड़ा, 4 लड़ा हार। तो ये चांदी का इस तरीके का हार पहना जाता था, मतलब कि डोगरों में भी और गुज्जर बकरवालों में भी इस तरीके की ज्वेलरी पहनी जाती थी। अब जैसे गद्दी फैमिली हो गई एक, इस तरीके का ये नेकलेस होता था। जैसे आपने देखा बुगदी वाला हार, ऐसे ये वाला जो नेकलेस आप देख रहे हैं, इसमें सिल्वर कॉइन लगाए जाते थे और सेंटर में इसके आप देख रहे हैं यहाँ पे चित्र लगाया गया है। तो जो गद्दी फैमिली है वो हिंदू फैमिली हुआ करती थी, वो बीच में चित्र लगा देते थे, जहाँ कुछ ऐसा कोई डेकोरेशन का आर्ट वर्क करके तो ये वो लगाते थे। और जो गुज्जर फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली थी, तो वो लोग इसके बीच में क्या करते थे कि बेल बूटे बना लेते थे या कोई कलर भर देते थे डिफरेंट टाइप के, तो वो चित्र नहीं लगाते थे। तो हिंदू फैमिलियों में आपने देखा कि डोगरों में, डोगरा फैमिली वो भी ऐसे ही चित्र डाल के, जैसे मतलब कि कोई अब बसोली पेंटिंग आप देख रहे हैं, बसोली पेंटिंग का बहुत चलन माना है। ऐसे ही हमारा जम्मू स्कूल भी बड़ा फेमस स्कूल था, इसमें फोक वर्क भी हुआ है, फाइन वर्क भी हुआ है। तो वो ऐसे छोटे छोटे चित्र बना के तो इसके बीच में लगाए जाते थे। ये आप देख रहे हैं इसके बीच में, तो ऐसे छोटी एक गांडी, ये इसको गांडी बोला जाता था। अब जिसका कोई बजट कम है तो वो क्या करते थे, बीच में फिर इसमें मोती पिरोए जाते थे। तो इस तरीके का चलन चलता ही यहाँ पे रहता था। ये कमर में डालने वाली कमरबंद, या इसको तरागड़ी भी बोला जाता है, तो ये इस तरीके की तरागड़ी हुआ करती थी। ये थोड़ी ऑक्सीडेशन इसको हो चुकी है, तो इससे आपको ये ब्लैक कलर की दिख रही है। तो ये ज़्यादातर जो उस टाइम भी धनवान लोग या रॉयल फैमिली ही इस तरीके का ज़्यादा जेवर पहनते थे। जो आम नॉर्मल फैमिली के लोग थे तो वो सिंपल मटर माला डाल दी, चेन डाल दी, जहाँ एक उन्होंने चेन डाल के तो छोटा सा पेंडेंट डाल दिया। तो ऐसा ही चलता था, क्योंकि इन हमारे पहाड़ी एरिया में लोगों के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। उनकी अगर कोई फसल हुई तो उस टाइम पर वो थोड़ा सा अपना बचत करके तो सोने चांदी की ज्वेलरी बनवा। बिल्कुल। एक आखिरी में आपसे जानेंगे, आपने बहुत डिटेल जानकारी दी कि किस तरह से आज के जो यूथ है उनको सामने आना चाहिए इस तरह की प्रिजर्वेशन को लेकर। आपने अपना पुश्तैनी काम जो है उसको प्रिजर्व किया, आपने इस तरह की ज्वेलरी को प्रिजर्व किया। कितना आप देखते हैं यूथ में आज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ इंटरेस्ट? मैं कहता हूँ कि लैक ऑफ इंटरेस्ट आज के यूथ में बहुत ज़्यादा है। उनको बहुत जिज्ञासा रहती है कि हम लोग अपने कल्चर के साथ, अपने ट्रेडिशन के साथ जुड़े। मेरे पास यहाँ पे कई सारे शोधार्थी, कई सारे स्कॉलर, कई सारे रिसर्चर्स हमारे यहाँ पे रिसर्च के लिए ही आते हैं। जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट से, संस्कृत डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, उर्दू डिपार्टमेंट, जूलॉजी डिपार्टमेंट से हमारे पास यहाँ पे स्कॉलर्स आते हैं। और स्पेशली जब उनका ज्वेलरी के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल फोकस होता है, तो वो कहते हैं कि सर हमें कोई पुराने ऐसे इसके सांचे या इसके कोई ऐसे पुराने डिज़ाइन हमें मिले, तो हम उसके ऊपर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं कि ये चीज़ कितने
इसकी डायमेंशंस क्या थी, इसका डायमीटर क्या रहेगा, इसका रेडियस कितना रहेगा, इसका वेट रेडी कितना होगा, इसका सांचे का वेट कितना आएगा। तो उसमें काफ़ी जिज्ञासी मैंने देखी है। ऐसे ही क्लस्टर यूनिवर्सिटी से भी हमारे पास स्कॉलर्स यहाँ पे रिसर्च के लिए आते हैं, और ज्वेलरी की रिसर्च के साथ साथ कुछ इनस्क्रिप्टोलॉजी के ऊपर रिसर्च के लिए शोधार्थी हमारे पास आते हैं। कुछ बच्चों को हम लोग ज़्यादा जाके फोकस करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की तरफ से हमारे पास पांडुलिपि संरक्षण केंद्र का जो स्टेटस दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी टीम लेके जाते हैं वहाँ पे। तो 25 से 30 पार्टिसिपेंट्स हम उनको बोलते हैं कि आप रेडी करके रखें। उनको हम प्रिवेंटिव कंजर्वेशन क्या होता है कि आपको अपने प्राइले को, अपने धरोहर को, अपने घर में रखे हुए पेपर फॉर्म में जो मटेरियल को, उसको आपको कैसे बचाना है। तो वो हम वहाँ पे जाके उनको एक अवेयरनेस काम करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। उसमें हम उसको उनको ड्राई क्लीनिंग के बारे में बताते हैं, ब्लैंकिंग के बारे में बताते हैं, स्टोरेज के लिए बॉक्स कैसे बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसको लाल कपड़ा या येलो, पीला कपड़ा या नीले कपड़े के साथ क्यों उसको बांधा जाता है, उसका क्या महत्व रहता है। तो वो छोटा मोटा अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि वो हमारा एक पैशन है और ये हमारा एक प्रोफेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से हम लोगों से मुलाकात करते हैं जो अपने पुश्तैनी काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और ना सिर्फ अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि लोगों के बीच में ये अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं कि जिस डोगरा रियासत का हम हिस्सा हैं उसकी एक अ, असीम विशाल एक प्रतिभा थी, उसका एक अस्तित्व था, और आज के मॉडर्न जमाने में उन चीजों को भी जिंदा रखा गया है जो जम्मू कश्मीर की पहचान थी, जो डोगरा की पहचान थी। फिलहाल ये थी खास बातचीत। इंटरव्यू को लेकर अपनी राय को आप जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।